बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है जो घर पे क्लास ले रहे हैं? रिप्लाई करें बेटा। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट आपके कीमती थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने सेकेंड ईयर का और सेक्शन जी, ठीक है, यानी गुड हो गया है, जी और डी गुड मिला दिया जी और डी का, ताकि गुड हो गया सेक्शन। तो एक नया सेक्शन गुड हमने बना दिया। अब इसमें यह है कि जो सेक्शन डी वाले हैं उनका चैप्टर 17 चल रहा है, और जो सेक्शन जी वाले हैं उनका 12 चैप्टर आखिरी मराहिल में है, बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, यानी कि उनकी थ्योरी खत्म हो चुकी है, उनको न्यूमेरिकल कराने रह गए हैं कैपेसिटर के। तो अब क्लास ऐसे ही चलेगी हमारी इंशाल्लाह, और क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ गया है, इससे हमें और आसानी हो जाएगी कि हम डिटेल में और मजीद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लिया करें। तो बेटा करना क्या है वो सुने। करना यह है कि आज मैं सेक्शन डी के हिसाब से क्लास लूंगा, और इंशाल्लाह सेक्शन जी वालों को अल्लाह ने चाहा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पहले ही ऐसी बातें आपको बता दूंगा जिससे आप टॉपिक को पकड़ लें। अच्छा, कल से डॉक्टर से मैं जो है वो माजरत चाहूंगा, कल मुझे एक दिन चाहिए ताकि मैं सेक्शन जी वालों को उनका चैप्टर खत्म करवा दूं। तो कल जो है वो अगर नहीं चाहें तो क्लास ना लें। कल मैं इस क्लास में चैप्टर 12 के कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। कल मैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका टॉपिक है कैपेसिटर्स का, उनके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अगर सेक्शन डी वाले रिवीजन के नियत से बैठकर पढ़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और अगर ना पढ़ना चाहें तो उनकी मर्जी है। कल के लिए माजरत चाहूंगा उससे, ताकि मैं कल सेक्शन जी वालों को
और जो है 12 खत्म कर दूं ताकि उनके 2 चैप्टर हो जाएं, फिर वो हमारे साथ चलते रहेंगे, फिर हम वापस कर लेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, आज मैं चैप्टर नंबर 17 जो मॉडर्न फिजिक्स का है उसके हवाले से नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ मालूमात आपको होनी चाहिए, चाहे वो सेक्शन जी का बच्चा हो या डी का हो, और वो है मालूमात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस मालूमात के बाद कोई भी बच्चा इस चैप्टर 17 को समझ सकता है और इस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब जानते हो? क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का? किसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं लाइट को। किसको कहते हैं जी? लाइट को। तो मैं आपको लाइट, रोशनी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। इनको बातों को समझ लें और सीख लें। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी बातें होंगी, उनको जरा समझ लें, नोट कर लें, सीख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो ये है कि हमारी जो दुनिया है, हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी जो जमीन है, अर्थ है, उसमें कुल 7 तरह की लाइट्स हैं। देयर आर 7 लाइट्स। 7 तरह की लाइट्स हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। उनमें एक लाइट जो बिल्कुल दरमियान में लाई करती है, दैट इज विजिबल। ये विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों लाइट्स को मिला दो तो व्हाइट लाइट बनती है। ये सातों कलर जब मिल जाते हैं तो व्हाइट लाइट बनती है। हम इंसानों को ये रोशनी नजर आती है, इसके अलावा ना हमें इधर कुछ नजर आता है ना हमें इधर कुछ नजर आता है, हमें सिर्फ ये नजर आता है विजिबल लाइट। अगर तुम एरो की तरफ जाओगे तो उस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ किसे कहते हैं? देखो, ये जो 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट हैं, इनके दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ है। उधर जाओगे तो वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी। उधर जाने से जो उधर लाइट्स आएंगी, इधर जो लाइट्स आएंगी, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, रेड के बाद आने वाली इंफ्रारेड और वॉयलेट से पीछे आने वाली अल्ट्रा वॉयलेट लाइट होती है। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव और अल्ट्रा वॉयलेट से पीछे एक्स रेज, और माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव्स, और एक्स से पीछे गैमा रेज। बस ये सातों रोशनियों का नाम याद कर लो। ये दुनिया में 7 लाइटें हैं। दुनिया का मतलब हमारी अर्थ। वैसे एक लाइट और भी होती है जो इधर एग्जिस्ट करती है, उन्हें कहते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज सूरज से आती है, मगर हमारी जमीन के ऊपर जो ओजोनोस्फीयर की लेयर है उससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बड़ी हार्मफुल होती है। अगर वो दुनिया में आ जाए तो हम लोग चलते फिरते के बन जाएंगे, बड़े खतरनाक किस्म की लेयर होती है। तो वो अल्लाह ताला ने ओजोनोस्फीयर से टाल दी है। जहां जहां वो ओजोनोस्फीयर वीक है वहां वो आ जाती है और इंसानों के जिस्म पे स्पॉट पड़ जाते हैं। मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक में ऐसा होता है।
तो फिलहाल आपने ये 7 रोशनियों के बारे में आपने याद रखना है कि मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा, अब अगर तुम लोग इस तरफ बढ़ोगे तो इस तरह लाइट की एनर्जी भी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। ठीक, अब सर ये बातें हमें कैसे याद रखनी है या हम कैसे याद रखते हैं, मैं आपको 2 फार्मूले बता रहा हूं, वो जरा गौर से सुने। देखो, तुम लोगों ने अपने चैप्टर 8 में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में और मैट्रिक में सुना होगा कि भाई v बराबर होता है एस लैम्डा। ये बड़ा मशहूर जमाना वेव की वेलोसिटी का फार्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ माने फ्रीक्वेंसी, लैम्डा माने वेवलेंथ। ये बड़ा कॉमन सा फार्मूला है। अच्छा, हम लोग तमाम बच्चे बिलखुसूस सेक्शन जी वाले गौर से सुने कि जब हम बात करते हैं रोशनी की, लाइट की बात करते हैं, तो लाइट की वेलोसिटी को हम c से शो करते हैं। तो फार्मूला बना c और फ्रीक्वेंसी का सिंबल हमारे यहाँ ये वाला है, तो ये फार्मूला बन गया c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी फाइनल फार्मूला बना न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। आप देख लो वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। इसका मतलब है इधर जाओगे तो लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी, एनर्जी कम हो जाएगी, उधर जाओगे तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो जितनी वेवलेंथ छोटी होती जाती है उतनी लाइट पावरफुल होती जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, और जितना वेवलेंथ बड़ा होता जाता है वेव की एनर्जी उतनी कम हो जाती है। अच्छा, दूसरा एक फार्मूला तो आपने ये याद करना है, बल्कि एक फार्मूला तो आपने ये याद रखना है, दूसरा फार्मूला इसी को मैंने तरतीब बदल दी। अच्छा, एक साइंसदान था मैक्स प्लांक, उसने कहा था कि लाइट की जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है h न्यू। ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड होती है। और न्यू माने फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आप देख लो कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। तो मैं यही समझा रहा हूं, उधर की तरफ जाओगे स्पेक्ट्रम में तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों बढ़ेगी, उधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और अगर तुमने इस तरफ जाने का फैसला किया है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी और ये दोनों डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये दोनों एक साथ हैं, ये उनका ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, ये बताओ ग्रीन लाइट और येलो लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट में कौन सी लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है? ग्रीन की ज्यादा होती है, येलो उस तरफ है, जितनी होगी। तो मेरा बेटा रेड लाइट की एनर्जी से ज्यादा ऑरेंज लाइट की एनर्जी है, ऑरेंज से ज्यादा येलो लाइट की एनर्जी है, येलो से ज्यादा। तो ये सिलसिला याद रखिएगा कि हर लेफ्ट हैंड पर आने वाली लाइट की एनर्जी अपनी प्रीवियस लाइट से ज्यादा होती है। अच्छा, और फार्मूले कौन से याद रखने? एक तो ये जो कि आपको पार्शली याद ही था, इसको यूं भी कह सकते हो, और एनर्जी का ये फार्मूला। अच्छा, एक और बात, एनर्जी को
मेरा बेटा ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? तो ये वाला फार्मूला भी ऐसा ही है। ये तीसरा फार्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। असल फार्मूले दो ही है बस, एक ये और एक ये। अच्छा, जो बच्चे घर पे क्लास ले रहे हैं वो मुझे रिप्लाई करेंगे जो बातें मैंने समझाई हैं, ये आपको समझ में आ गई या नहीं? मैं आज आपको वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिस पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। उस टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं ये जब तक नहीं मिटाऊंगा जब तक बहुत ज्यादा जरूरत महसूस ना करूं, इसके बगैर मेरा काम हो जाएगा टॉपिक समझाने के लिए। मेरा टॉपिक है आज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा बेटा, सेकेंड ईयर जी के स्टूडेंट सुन लें। 17 चैप्टर में 4 टॉपिक है, 2 मैंने पढ़ा दिए, 2 इन्हें पढ़ाऊंगा। तो जब आप ये 2 पढ़ लेंगे तो आपका आगे 17 हो जाएगा। 2 टॉपिक रह जाएंगे, वो नोट करवा देता हूं मैं तुम्हें। जब मैं कभी पूछूंगा भाई 17 में क्या पढ़ना तो बता देना। नंबर 1 लिखो, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये टॉपिक उधार रहा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद न्यूमेरिकल, ये मैंने करवा दिया था इनको। और दूसरा है कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स इफेक्ट, अच्छा कॉम्पटन्स इफेक्ट के न्यूमेरिकल मैंने अभी इनको भी नहीं करवाए, डी वाला थ्योरी करा दी है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है इसका, वो इंशाल्लाह किसी क्लास में करवा दूंगा इस चैप्टर को एंड करते करते। सुने भाई, सबसे पहली बात कि सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखो, हमारी दुनिया में जमीन पर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ जैसे कि सोडियम, कि जब उन पर हम लाइट एक्सपोज करते हैं, यानी जब उन पर हम लाइट मारते हैं या उन पर लाइट डाली जाती है, तो वो अपने अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें बाहर फेंकना शुरू कर देते। ठीक है, बाद मेटल ऐसे हैं जैसे सोडियम कि जब उन पर लाइट डाली जाए तो वो अपने अंदर के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की जानिब फेंकना शुरू कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। नोट्स में मौजूद है मगर डेफिनेशन लिख लो। It is observed that there are some materials ब्रैकेट में लिखो metals, there are some materials
ब्रैकेट में लिखो मेटल लाइक सोडियम, emitted their electrons when they are exposed in light, ब्रैकेट में लिखो सर्टेन लाइट, हर लाइट ही काम नहीं कर। This phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric effect. ये देखो, सपोज करो ये मेटल है, इस मेटल पर जब लाइट आकर टकराई तो इस सरफेस ने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिलीज कर दिए, एमिट कर दिए। तो देखो, these are फोटो मींस लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन का दौड़ना, निकल कर दौड़ना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। फोटो आई, इलेक्ट्रॉन निकले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी एक मेटल पर लाइट आके टकराई तो इस सरफेस ने अपने इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट रिलीज कर दिए। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के दौड़ते लगते हैं, इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। समझ आ रही है बेटा आपके? बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है? आपके समझ में आ रही है बेटा? है भाई? तो ये जो प्रोसेस है ये, अब इसके बारे में बहुत कुछ बताना। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, ये जो पुरानी फिजिक्स थी न्यूटन के जमाने की, क्या लाइट के बारे में आप जानते हो कि लाइट के बारे में दो तरह के नजरियात हैं कि लाइट वेव है। तो ये जो लाइट वेव है, अगर मैं ये मानकर चलूं कि लाइट वेव है, तो ये मैं थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको, इसके बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन ही नहीं हो पाए। तो याद रखिएगा, लाइट पार्टिकल है, ये बात कंफर्म की है आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में। हालांकि कही किसने थी सबसे पहले? मैक्स प्लैंक ने कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स। तो मैक्स प्लैंक की इस बात को तकवीयत यानी एविडेंस के तौर पर किसने साबित किया? आइंस्टाइन ने ये एविडेंस दिया कि वो सही कहता था, लाइट पार्टिकल है। अब वो सबूत बताएं कैसे? तो मेरा बेटा याद क्लियर हो गई कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी कोई तुमसे पूछे भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, समझा सकते हो? कि भाई बात मेटल होते हैं जिन पे लाइट मारी जाए तो वो अपने इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देती है, ठीक है। इस अमल को, इस प्रोसेस को कहते हैं जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और ये जो मेटल्स होती है इन्हें फोटो मेटल्स कहते हैं। ये मेटल्स कहलाते हैं फोटो मेटल। जिनके पास नोट्स है वो डेफिनेशन पढ़े इसकी, नोट्स में। जी समझ आई बात? इसकी डायग्राम में नोट में बनी हुई है, बड़ी अच्छी डायग्राम है समझने के लिए। मैंने तो चाइना की बनाई है ऐसा डायग्राम को। अच्छा भाई आगे, मैंने आपसे कहा सम मेटल, कुछ मेटल है, हर मेटल ये काम नहीं करती, तो ये जो करती है वो क्या कहलाती है? अब देखो मैं आगे बढ़ूंगा, जितना मैं आगे बढ़ूंगा ये टॉपिक मुश्किल होता जाता है, मगर मैं कोशिश करूंगा मैं इतनी मर्तबा एक चीज को रिपीट करूं ताकि आप रिकर्जन से आपके जहन में बैठ। देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि हर मेटल ये काम नहीं करती, कुछ खास मेटल्स हैं उन्हें कहते हैं फोटो मेटल। दूसरी बात, हर लाइट
ये काम नहीं करती। जिस तरह हर मेटल ये काम नहीं कर सकती, इस तरह हर लाइट भी ये काम नहीं कर सकती। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको कैसे। फर्ज करें कि मेरे पास एक मेटल है, मैंने उस पर रेड लाइट मारी, रेड लाइट मारने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए, तो मुझे अंदाजा हुआ कि रेड लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे। तो पहले तुम एक नतीजा ड्राइव कर लो इस बात से कि जब रेड लाइट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पा रही, तो रेड लाइट से पीछे यानी जिन लाइटों की एनर्जी रेड से कम है वो भी ये काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि रेड ये काम नहीं कर पा रही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी अगर हाँ रेड से ज्यादा वाली के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर रेड लाइट इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुई, तो दैट मींस कि रेड से पीछे वाली एनर्जी, जिनकी एनर्जी रेड से और वेवलेंथ रेड से ज्यादा है, वो फिर ये काम नहीं कर सके। मैंने रेड पर तजुर्बा किया, रेड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। मैंने ऑरेंज से तजुर्बा किया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। मैंने येलो से किया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। सपोज कर लो कि जब मैंने ग्रीन लाइट मारी, सपोज कर लो कि जब मैंने ग्रीन लाइट एक्सपोज की तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ गए। बस इतना मैंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन जस्ट, यानी वो पहली लाइट कौन सी थी जिसने ये काम किया। तो अगर अब ये मान लो कि अगर ग्रीन लाइट ने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए हैं, तो ग्रीन से ज्यादा एनर्जी वाली तमाम लाइट जिसमें ब्लू, इंडिगो, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स-रे, गामा, ये सारी की सारी इस काबिल हैं कि उन इलेक्ट्रॉनों को इस सरफेस से बाहर निकाल सकती है। बात समझ में आई? क्योंकि मिनिमम ग्रीन लाइट की जरूरत थी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, ठीक। तो अभी आप बात समझिए कि ये मामला शुरू कहां से हुआ? ग्रीन से। सुनते जाना, ग्रीन से मामला हुआ। तो मेरा बेटा कम से कम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? ग्रीन पे इलेक्ट्रॉन निकले, इससे कम पे नहीं निकले। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी जिसपे इलेक्ट्रॉन एस्केप हुए? ग्रीन लाइट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, वो मिनिमम एनर्जी थी जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आए, मिनिमम थी ना। अब इसके बाद जितनी भी है सब कर सकती है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम की। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल ले रहा हूं भाई, आजकल बड़ा मशहूर है ये अलविदा, बड़ा अच्छा एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, बड़ी मैंने वीडियो देखी है, वो काम भी बनाया हुआ है, इंशाल्लाह के दिन जाने का, यही तुम्हारे एयरपोर्ट के बराबर में है, वो इतनी से बड़ा प्रिंटर लेकर। अब उसकी जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज है, लेट्स सपोज। तो जिसके पास 1000 रुपीज है वो खा सकता है ना, और जिसके पास 1500 रुपए नहीं वो भी खा सकता है, 1200 वाला भी खा सकता है, 2000। बात समझ में आ रही? मिनिमम क्या प्राइस? तो जिसके पास 1000 है वो काम कर सकता है। अब जिसके पास 1200 है वो भी कर सकता है, 1300 वाला भी कर सकता है, 2000 वाला भी। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी थी? तो इस सरफेस के लिए मैं कह रहा हूं, दुनिया की हर सरफेस के लिए नहीं कह रहा, ये मैंने खास सरफेस मानी है, ठीक है। अब एक सरफेस के लिए बात को समझो, सब समझ में आ जाएगी। तो मेरा बेटा ये बताओ, ग्रीन से पहले कोई लाइट की काम नहीं कर सकी, ग्रीन वो पहली लाइट थी, ग्रीन वो पहली लाइट थी जिसने ये काम किया, ठीक। इस काम का आगाज किससे हुआ? ग्रीन लाइट से हुआ। तो मेरा बेटा आगाज, उर्दू मुश्किल लगती है आपको, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आगाज हुआ किससे? ग्रीन लाइट से। आगाज को, शुरुआत को फिजिक्स की जबान में कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है आगाज। तो ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी।
minimum frequency required to escape the electrons from surface is known as threshold frequency. वो कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर बेटा ये बताया आवाज आ रही है अब आप लोगों को? फ्रेंड्स आपको आवाज आ रही है? ओके। अच्छा ये मैं क्लास में कहां पर था मैं जरा बता दूं। मैंने ये कहा था कि मैंने रेड लाइट एक्सपोज की, इलेक्ट्रॉन नहीं आए, ऑरेंज से भी नहीं आए, येलो से भी नहीं आए। वो पहली लाइट ग्रीन थी जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर आए। तो इसका मतलब है कि मिनिमम लाइट जो मुझे रिक्वायर्ड है वो ग्रीन लाइट है। तो ग्रीन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी ग्रीन लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी इस काम को अंजाम देने के लिए। इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने ये पॉइंट समझाया था, आप लोग घर पे क्लास दे रहे हैं बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ओके, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। अच्छा एक बात सुने भाई, देखो हमारे पास चलो फर्ज करो जी हमारे पास अफगानिस्तान एक मुल्क है, सऊदी अरबिया एक मुल्क है, अमेरिका शरीफ ये भी एक मुल्क है। इस तरह अलग से लेना चाहिए। अफगानिस्तान जो है, फर्ज करें अफगानिस्तान जाने के लिए 10,000 रुपए रिक्वायर्ड है मिनिमम।
सऊदी अरब में जाने के लिए फर्ज कर लीजिए 1 लाख रुपए रिक्वायर्ड है, पूरा हो जाता है 1 लाख। और अमेरिका जाने के लिए लेट्स सपोज जी 5 लाख चाहिए, सपोज कर रहे हैं, हमें कौन सा जाना है, हमें कौन सा उदाहरण दें। तो बेटा बात सुनेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 10,000 रुपीज है तो आप कहां जा सकते हैं? अफगानिस्तान जा सकते हैं। 11,000 वाला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अफगानिस्तान जा सकता है वो जरूरी नहीं कि सऊदी अरब जा सकता हो। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन लाइट मैंने इस्तेमाल की है ये एक सरफेस के लिए की है, दुनिया में और भी मेटल्स हैं। ये मत समझना कि दुनिया की हर मेटल के लिए ग्रीन लाइट ही थ्रेशोल्ड हो गई। ये मिसाल मैंने समझाया है कि एक मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है। बात समझ में आई? एक मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड है, तो जो एक थ्रेशोल्ड किसी सरफेस के लिए है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी थ्रेशोल्ड हो। भाई इसकी रिक्वायरमेंट 10,000, इसकी रिक्वायरमेंट 1 लाख। तो अगर कोई मेटल ग्रीन लाइट से एक्सपोज होकर इलेक्ट्रॉन निकाल रही है तो जरूरी नहीं है कि बाकी मेटल का स्टैंडर्ड भी वो हो सकता है कोई एक लाइट ऐसी भी हो जो कोई एक सरफेस ऐसी भी हो जो अल्ट्रा वायलेट से इलेक्ट्रॉन निकाले, तो अल्ट्रा वायलेट उसके लिए थ्रेशोल्ड कहलाएगी। तो थ्रेशोल्ड का मतलब समझ ले, ये सबके लिए नहीं है, हर मेटल का थ्रेशोल्ड अलग होता है। क्लियर? अच्छा, एक बात लेकिन तय है कि जो सऊदी अरबिया जा सकता है तो इसका मतलब है वो ज्यादा वाली बात समझ में आती है, ठीक है ना, लेकिन कम वाली जरूरी नहीं है वहां भी चल जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं तमाम बच्चे गौर से, ये बताएं, बल्कि मैं बताता हूं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। इसके नीचे नॉट का निशान लगाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे, ठीक है। अच्छा बच्चों, तमाम बच्चे इधर देखे बेटा, जब तुम फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करोगे प्लैंक कांस्टेंट से तो ये क्या जवाब आता है? एनर्जी। एनर्जी। मैंने तुम्हें कहा कि ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आए। देखा यस सर, मैंने कहा उसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जब मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे समथिंग कोई एनर्जी मिलेगी। किसकी? थ्रेशोल्ड की एनर्जी, यानी ग्रीन लाइट की एनर्जी। तो उस एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन। हाँ, क्या नाम होता है? जाने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। हालांकि थ्रेशोल्ड कह सकते थे लेकिन उनकी मर्जी, बड़े लोग थे, उन्होंने कहा वर्क फंक्शन। समझ में आ गई? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड for photoelectric effect is threshold frequency and the minimum energy required is called work function. Definition चाहो तो लिख लो, वरना नोट्स में लिखी हुई है इंग्लिश में पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? The minimum energy at which electron escape from the surface, वो कम से कम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन एस्केप होके बाहर आते हैं वो क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन कहलाता है।